25 जून 1975 आधी रात और अचानक देश पर आपातकाल थोप दिया गया। और देखिए, ये कोई बाहरी हमला या कोई कुदरती आफत नहीं थी। नहीं। सरकार के मुताबिक देश के अंदर ही आंतरिक गड़बड़ी का खतरा था। इसका असर ये हुआ कि अगले ही दिन कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और कुछ दिन बाद जैसे 27 जून को नई दुनिया अखबार ने अपना संपादकीय पन्ना वो पूरा खाली छोड़ दिया। ये एक तरह से सेंसरशिप का बड़ा ही खामोश लेकिन बहुत मजबूत विरोध था। बिल्कुल। और ये भारतीय लोकतंत्र के सफर में मतलब एक बहुत बड़ा एक उथल-पुथल वाला मोड़ था। इस एक कदम ने न सिर्फ देश की राजनीति बल्कि समाज और यहाँ तक कि संविधान की हमारी समझ को भी बहुत गहरे तक प्रभावित किया। तो आज हम इसी दौर की जरा गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक अध्याय है जो खास तौर पर 1975 के आपातकाल और उसके आगे पीछे के जो हालात थे उन पर रोशनी डालता है। जी। और हमारा मकसद मतलब इस चर्चा का मकसद इस स्रोत सामग्री के जरिए ये समझना है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिनके चलते आपातकाल लगा। क्या ये वाकई जरूरी था जैसा सरकार का दावा था? फिर आम लोगों के लिए इसके मायने क्या थे? पार्टियों की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ा? और सबसे अहम, आज के भारत के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए इसके क्या सबक हैं? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आपातकाल की जमीन कैसे तैयार हुई, मतलब उस वक्त देश का मिजाज कैसा था, राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से? देखिए, 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर जीती थी और वो भी प्रचंड बहुमत से। वो उस वक्त एक बेहद ताकतवर और लोकप्रिय नेता थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पार्टी के अंदर भी मतलब विचारधारा को लेकर मतभेद उभर रहे थे और पार्टी की कमान लगभग पूरी तरह इंदिरा गांधी के हाथ में केंद्रित हो चुकी थी। मतलब व्यक्ति केंद्रित राजनीति बढ़ रही थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो विपक्षी राजनीति थी वो भी काफी कड़वी और कह सकते हैं ध्रुवीकृत हो गई थी। टकराव बढ़ रहा था। और सरकार और न्यायपालिका के बीच भी तो तलवारें खिंची हुई थी, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कई कदमों को, खासकर मौलिक अधिकारों और संपत्ति के अधिकार से जुड़े मामलों में, संविधान के खिलाफ पाया था। सही कहा। सरकार और कांग्रेस पार्टी का तर्क ये था कि अदालतें जो हैं वो गरीबों के हक में जो काम हो रहे हैं उनमें अड़ंगा लगा रही हैं और संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दे रही हैं। और विपक्ष का क्या कहना था? जबकि विपक्ष और कोर्ट का मानना था कि सरकार अपनी संवैधानिक सीमाओं को लांघ रही है। और इसी बीच आपको याद होगा कांग्रेस अध्यक्ष DK बरुआ का वो नारा आया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हाँ, वो तो बहुत मशहूर हुआ था, जो उस वक्त की व्यक्ति केंद्रित राजनीति को मतलब साफ दिखाता है। और आर्थिक मोर्चे पे क्या हालात थे? गरीबी हटाओ का नारा कहाँ तक पहुंचा था? असल में सच तो ये है कि 1971-72 के बाद आर्थिक हालात कुछ सुधरे नहीं बल्कि बिगड़ते ही गए। एक तो बांग्लादेश युद्ध और फिर लाखों शरणार्थियों का बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। वो तो था ही। फिर पाकिस्तान से जंग के बाद अमेरिकी मदद बंद हो गई और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। ओहो, तो महंगाई तो बड़ी ही होगी। बहुत ज्यादा। इन सब ने मिलकर महंगाई को बिल्कुल बेकाबू कर दिया। 1974 आते आते महंगाई दर 30% तक पहुंच गई थी। आप सोचिए, 30%? यानी आम लोगों की मुश्किलें तो बहुत बढ़ गई होंगी। बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, औद्योगिक विकास भी धीमा था, और फिर आपने मॉनसून का भी जिक्र किया। बिल्कुल। 1972-73 में मॉनसून भी फेल हो गया तो खेती भी चौपट हो गई। अनाज का उत्पादन करीब 8% गिर गया। और तो और सरकार ने खर्च घटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन तक फ्रीज कर दिए। तो सोचिए उनमें कितना गुस्सा फैला होगा। कुल मिलाकर देश में एक आर्थिक बदहाली और सरकार के खिलाफ मतलब एक आम बेचैनी का माहौल था। और इस माहौल को फिर विपक्षी दलों ने भुनाया। उन्होंने इसका फायदा उठाया। खासकर छात्रों और मजदूरों के आंदोलनों के जरिए वो इस गुस्से को एक दिशा देने लगे। इसी पृष्ठभूमि में फिर वो गुजरात और बिहार के बड़े छात्र आंदोलन हुए। बिल्कुल। जनवरी 1974 में गुजरात में छात्रों ने महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। फिर उसमें विपक्षी दल भी शामिल हो गए। आंदोलन बड़ा हो गया और नतीजा ये हुआ कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और फिर वहां चुनाव भी हुए। बाद में विपक्ष के दबाव में मोरारजी देसाई अनशन पर बैठ गए थे तो जून 1975 में चुनाव हुए और कांग्रेस वहां हार गई। ये एक बड़ा झटका था। और बिहार में वहां तो जयप्रकाश नारायण JP ने कमान संभाली थी, है ना? जी। मार्च 1974 में बिहार में भी छात्रों ने इन्हीं मुद्दों पर, महंगाई, खाने की कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। बाद में उन्होंने JP को नेतृत्व का न्योता दिया
जो तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कामों में लगे थे। अच्छा। जेपी मान तो गए, लेकिन 2 शर्तों पर। एक कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और दूसरा कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में फैलेगा। और उन्होंने इसे नाम दिया संपूर्ण क्रांति। बिल्कुल, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में बुनियादी बदलाव लाना ताकि सच्ची लोकशाही स्थापित हो सके। नारा भी था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये आंदोलन तो फिर काफी फैल गया होगा। सुना है जेपी ने दिल्ली में बहुत बड़ी रैली भी की थी। हाँ, 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया। शायद उस वक्त तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी वो। उन्हें जनसंघ, कांग्रेस हो, सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला और ये दल एक तरह से जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई होगी। हाँ, आलोचना भी हुई, जेपी के विचारों की, उनके तरीकों की। इंदिरा गांधी तो ऐसे अपने खिलाफ एक व्यक्तिगत हमला मानती थी। उन्हें लगता था ये आंदोलन उनके प्रति नफरत से प्रेरित है। और इसी उथल-पुथल भरे दौर में 1974 की वो बड़ी रेलवे हड़ताल भी हुई थी। सही याद दिलाया आपने। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी वो राष्ट्रव्यापी रेलवे हड़ताल। बोनस और सेवा शर्तों की मांगें थीं, पर उससे ऐसा लगा कि मानो पूरा देश ही ठप हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई, हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया, कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यहां तक कि रेलवे पटरियों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात कर दी। करीब 20 दिन चली वो हड़ताल, लेकिन बिना किसी समझौते के ही वापस लेनी पड़ी। पर इसने सरकार और मजदूर संगठनों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया। तो एक तरफ ये इतने बड़े जन आंदोलन चल रहे थे और दूसरी तरफ न्यायपालिका से भी टकराव बढ़ता जा रहा था। मामला किस मोड़ पर पहुंच गया था? देखिए, टकराव का सबसे बड़ा मोड़ आया 1973 के केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। ये सरकार के लिए बड़ा झटका था। और इसके फौरन बाद सरकार ने एक और विवादास्पद कदम उठाया। 3 वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज करके जस्टिस A.N. रे को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया। अच्छा, और ये वो जज थे जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए थे? नहीं, बल्कि जिन 3 जजों को सुपरसीड किया गया था, उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसले दिए थे। इसीलिए ये नियुक्ति बहुत विवादास्पद हो गई और सरकार के अंदर से ही प्रधानमंत्री के करीबी लोगों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही जैसी बातें सुनाई देने लगी। मतलब ऐसी न्यायपालिका जो सरकार की विचारधारा से सहमत हो। ओह, ये तो खतरनाक रुझान था। और फिर आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने राजनारायण की याचिका पर, जो 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े थे, फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव अवैध घोषित कर दिया। वजह ये बताई गई कि उन्होंने अपने चुनाव अभियान में सरकारी कर्मचारियों और मशीनरी का दुरुपयोग किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रधानमंत्री, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गई। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट गई। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत मिली, पर पूरी नहीं। कोर्ट ने कहा कि वो सांसद बनी रह सकती हैं, लेकिन जब तक उनकी अपील का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। तो ये तो एक तरह से आधा अधूरा स्टे हुआ। हाँ, और इसने विपक्ष को और ज्यादा हमलावर होने का मौका दे दिया। फिर आया 25 जून 1975, दिल्ली का रामलीला मैदान और जेपी का वो बड़ा भाषण। बिल्कुल, जेपी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग और तेज कर दी। रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन हुआ और वहीं से जेपी ने उनके इस्तीफे के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। सत्याग्रह? हाँ, और उन्होंने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से भी अपील की कि वे अनैतिक और गैरकानूनी सरकारी आदेशों को ना मानें। ये तो सीधी बगावत की अपील थी एक तरह से। सरकार के लिए सीधी चुनौती थी। उन्हें लगा कि इससे सरकारी कामकाज ठप हो सकता है। देश का राजनीतिक माहौल मतलब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। और इसी के जवाब में उसी रात, आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। जी, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 का हवाला दिया, जिसमें बाहरी खतरे या आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाने का प्रावधान था। सरकार ने तर्क दिया कि देश में एक ऐसा गंभीर संकट पैदा हो गया है जिससे आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। तकनीकी तौर पर तो ये सरकार के अधिकार में था। हाँ, तकनीकी रूप से ये सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि संविधान आपातकाल घोषित होने पर केंद्र सरकार को कुछ विशेष शक्तियां देता है। जैसे इस शक्तियों का जो संघीय ढांचा है वो व्यावहारिक रूप से निलंबित हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। सरकार आपातकाल के दौरान किसी भी या सभी मौलिक अधिकारों को कम या प्रतिबंधित कर सकती है। लेकिन जिस तरह से घोषणा हुई उस प्रक्रिया पर सवाल उठे थे ना? हाँ बिल्कुल,
हुआ ये कि 25 जून की रात को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की। उन्होंने फौरन उद्घोषणा जारी कर दी। आधी रात के बाद सभी प्रमुख अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। ओह। और 26 जून की सुबह सुबह बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और केंद्रीय कैबिनेट को उन्हें सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में इन सब के होने के बाद बताया गया। क्या मतलब कैबिनेट को बाद में पता चला? जी, इसीलिए स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या राष्ट्रपति को कैबिनेट की औपचारिक लिखित सलाह के बिना ये घोषणा करनी चाहिए थी? ये एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न है। आपातकाल लगने के फौरन बाद क्या बदला? जमीन पर इसका असर क्या दिखा? असर तो बहुत नाटकीय था। जैसा मैंने कहा, सारे आंदोलन, सारे विरोध प्रदर्शन एक झटके में रुक गए। हड़तालों पर पूरी तरह पाबंदी लग गई। हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। माहौल एकदम शांत तो हो गया, पर बहुत तनाव भरा था। और प्रेस का क्या हुआ? सबसे बड़ा हमला प्रेस की आज़ादी पर होगा। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। मतलब अखबारों में कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी था। अच्छा। कुछ अखबारों ने, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, इन्होंने विरोध का एक तरीका निकाला। वो सेंसर की गई खबरों की जगह खाली छोड़ देते थे। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। लेकिन बाद में सरकार ने खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी। और लोगों के अधिकारों का क्या हुआ? क्या मौलिक अधिकार बचे थे? नहीं, नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ अदालत नहीं जा सकते थे। यानी कोर्ट जाने का रास्ता बंद। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस का जो रिट होता है, जिससे कोई अपनी गैर कानूनी गिरफ्तारी को चुनौती देता है, उसका अधिकार भी छीन लिया गया। सरकार ने निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये क्या होता है? इसके तहत लोगों को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि सिर्फ इस शक पर कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकते हैं। और ऐसे गिरफ्तार राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते थे। तो फिर न्यायपालिका क्या कर रही थी इस दौरान? क्या कोर्ट्स ने कुछ नहीं किया? देखिए, शुरुआत में कुछ हाईकोर्ट्स ने हिम्मत दिखाई, कई मामले दायर हुए और कुछ हाईकोर्ट्स ने फैसला दिया कि आपातकाल के बावजूद अदालतें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं। ये एक उम्मीद की किरण थी। फिर क्या हुआ? लेकिन अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इन हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दिया और सरकार की दलील मान ली कि आपातकाल के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी का कारण बताने की भी जरूरत नहीं है। ओह, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी? हाँ, इसका मतलब ये था कि आपातकाल के दौरान सरकार नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीन सकती है और नागरिक कहीं अपील नहीं कर सकता। ये फैसला मतलब नागरिकों के लिए न्यायपालिका के दरवाजे बंद करने वाला माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट के सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक है। स्रोत में तो यहां तक लिखा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हार मान ली। ये तो बहुत निराशाजनक है। क्या इस पूरी तानाशाही का कोई विरोध, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ? लोग चुपचाप सब सहते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विरोध नहीं हुआ। कुछ प्रतिरोध हुआ। जो राजनीतिक कार्यकर्ता पहली गिरफ्तारी की लहर में बच गए, वो भूमिगत हो गए। अंडरग्राउंड रहकर उन्होंने सरकार के खिलाफ गुप्त पर्चे छापे, छोटी मोटी विरोध गतिविधियां आयोजित की। सेंसरशिप से बचने के लिए भूमिगत समाचार पत्र भी निकले। और कोई बड़े नाम जिन्होंने आवाज उठाई हो? हाँ, कुछ साहसी लोग थे, जैसे कन्नड़ के बड़े लेखक शिवराम कारंत, जिन्हें पद्म भूषण मिला था, और हिंदी के मशहूर लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्हें पद्मश्री मिला था। इन दोनों ने लोकतंत्र के निलंबन के विरोध में अपने पुरस्कार लौटा दिए। ये बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन सच कहें तो खुले तौर पर अवज्ञा और प्रतिरोध के ऐसे कार्य बहुत कम थे, दुर्लभ थे। स्रोत में ये सवाल भी उठाया गया है कि बाकी सब कहाँ थे? बड़े अधिकारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक और धार्मिक नेता, आम नागरिक, ज्यादातर लोग चुप क्यों रहे? ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी दौरान संविधान में भी बड़े बदलाव किए गए, आपने बताया था। हाँ, आपातकाल की आड़ में संसद ने संविधान में कई बड़े और दूरगामी बदलाव किए। एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए संशोधन किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा। और फिर आया 42वां संशोधन। ये बहुत व्यापक था। इसने संविधान के कई हिस्सों में बदलाव किए, जैसे लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। हमेशा के लिए? हाँ, इरादा तो यही था। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि आपातकाल के दौरान चुनाव 1 साल के लिए टाले जा सकते हैं।
तो इसका असर ये हुआ कि 1971 के बाद जो चुनाव 1976 में होने थे वो अब 1978 तक टाले जा सकते थे। तो मतलब सरकार ने अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए संविधान ही बदल दिया। एक तरह से हाँ, और ये सारे बदलाव संसद में बिना किसी खास बहस या विरोध के पास हो गए, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी नेता तो जेल में थे। इस पूरे अनुभव से जो लगभग 21 महीने चला, भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे? क्या कुछ पॉजिटिव भी निकला इससे? हाँ, देखिए, हर बड़े संकट की तरह इसके भी कुछ सबक थे। पहला और शायद सबसे सकारात्मक सबक ये था कि भारत से लोकतंत्र को पूरी तरह मिटा देना बहुत बहुत मुश्किल है। जैसे ही आपातकाल हटा, चुनाव हुए और सामान्य लोकतांत्रिक कामकाज फिर से शुरू हो गया। ये भारत के लोकतंत्र की अंदरूनी ताकत को दिखाता है। और संविधान में सुधार हुए? हाँ, दूसरा सबक ये था कि संविधान के जो आपातकालीन प्रावधान थे उनमें कुछ अस्पष्टताएं थी जिनका दुरुपयोग हुआ, तो आपातकाल के बाद उन्हें ठीक किया गया। जैसे अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उसके लिए सशस्त्र विद्रोह होना जरूरी है। और राष्ट्रपति अब अपनी मर्जी से? नहीं, अब यह भी जरूरी कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप से दे। ये एक बड़ा सुधार था। और नागरिक अधिकारों को लेकर क्या सबक मिला? तीसरा अहम सबक, आपातकाल ने शायद हर किसी को नागरिक स्वतंत्रता के असली मूल्य का एहसास कराया। लोगों को समझ आया कि ये अधिकार कितने कीमती हैं, और इसका असर ये हुआ कि आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई नए संगठन सामने आए। और अदालतों की भूमिका? अदालतों ने भी, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, आपातकाल के बाद के सालों में व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई है। शायद ये आपातकाल के दौरान अपनी विफलता की एक प्रतिक्रिया भी थी। लेकिन क्या कुछ सवाल अभी अनसुलझे रह गए? कुछ ऐसे मुद्दे जो आपातकाल ने उठाए लेकिन उनका हल नहीं निकला? हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा सवाल जो आज भी प्रासंगिक है वो है एक लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और पार्टियों या समूहों द्वारा लगातार किए जाने वाले राजनीतिक विरोध के बीच सही संतुलन क्या हो। मतलब, नागरिकों को विरोध करने की कितनी आज़ादी होनी चाहिए और उस विरोध की सीमाएं क्या हों, ये एक मुश्किल सवाल है। और पुलिस और प्रशासन की भूमिका? वो एक और बहुत बड़ा सबक था। आपातकाल के दौरान शासन का जो असली कार्यान्वयन था वो तो पुलिस और प्रशासन के जरिए ही हुआ, लेकिन ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाईं। उन्हें सत्ताधारी दल के राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। शाह आयोग, जो बाद में आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए बना था, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रशासन और पुलिस राजनीतिक दबावों के आगे झुक गए थे। और ये समस्या क्या आपातकाल के बाद खत्म हो गई? दुर्भाग्य से नहीं। ये समस्या आज भी भारतीय लोकतंत्र के सामने एक चुनौती बनी हुई है। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में चुनाव हुए, माहौल कैसा था? नतीजा क्या रहा? हाँ, करीब 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में सरकार ने अचानक चुनाव कराने का फैसला किया। सारे नेता जेलों से रिहा हुए, माहौल बहुत तेजी से बदला। और विपक्ष ने क्या किया? लगभग सभी बड़े विपक्षी दल चुनाव से ठीक पहले एक साथ आए और उन्होंने जनता पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाई। जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया। यहां तक कि कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के विरोधी थे, जैसे जगजीवन राम, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, जो बाद में जनता पार्टी में मिल गई। तो चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या बना? जनता पार्टी ने इस चुनाव को सीधे सीधे आपातकाल पर एक जनमत संग्रह बना दिया। उनका नारा ही था, लोकतंत्र बचाओ। पूरा चुनाव अभियान आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों, लोगों की गिरफ्तारी, प्रेस की सेंसरशिप, इन सब मुद्दों पर केंद्रित था। और जेपी? जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र की बहाली के एक लोकप्रिय प्रतीक बन गए। लोगों का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ था और जनता पार्टी के बनने से ये भी हुआ कि गैर कांग्रेसी वोट बटे नहीं। और नतीजा क्या? कांग्रेस हारी? नतीजा ऐतिहासिक था। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हारी, बुरी तरह हारी। कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ 154 सीटें मिली। वोट शेयर भी 35% से कम रह गया। और जनता पार्टी? जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर लोकसभा की 542 सीटों में से 330 सीटें जीती। अकेले जनता पार्टी ने 295 सीटें जीती और स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, खासकर उत्तर भारत में। उत्तर भारत में तो कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त चुनावी लहर थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट मिली। और इंदिरा गांधी खुद भी? हाँ, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गईं और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से हार गए। लेकिन दक्षिण भारत में तस्वीर अलग थी।
वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। हाँ, ये दिलचस्प बात है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कांग्रेस ने फिर भी कई सीटें बचा लीं और दक्षिणी राज्यों में तो लगभग पूरी तरह जीत हासिल की। ऐसा क्यों हुआ? मतलब उत्तर और दक्षिण में इतना फर्क क्यों? इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि आपातकाल का जो असर था, खासकर जबरदस्ती नसबंदी या लोगों को हटाने जैसे कार्यक्रम, वो ज्यादातर उत्तरी राज्यों में केंद्रित थे। दक्षिण में इसका प्रभाव उतना महसूस नहीं किया गया। दूसरा, एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी हो रहा था। उत्तर भारत की जो मध्य जातियां थीं, वो कांग्रेस से दूर जा रही थीं और जनता पार्टी इन वर्गों के लिए एक मंच बन गए। तो मतलब 1977 का चुनाव सिर्फ आपातकाल के बारे में नहीं था? सही। इस मायने में 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल पर जनमत संग्रह नहीं थे। उनमें सामाजिक समीकरणों का, जातियों के बदलते रुझान का भी बड़ा हाथ था। स्रोत में ये सवाल भी है कि हम 1977 के जनादेश को एक कैसे मान सकते हैं जब उत्तर और दक्षिण ने इतने अलग तरीके से वोट किया। लेकिन जनता पार्टी की ये जो सरकार बनी, ये ज्यादा चल नहीं पाई, है ना? बिल्कुल। सरकार बनते ही नेताओं में खींचतान शुरू हो गई। प्रधानमंत्री पद के लिए 3 बड़े दावेदार थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। अंत में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे पार्टी के अंदर सत्ता का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। क्या दिक्कतें थीं? आलोचक मानते हैं कि जनता पार्टी के पास ना तो कोई स्पष्ट दिशा थी, ना मजबूत नेतृत्व था और ना ही कोई साझा कार्यक्रम। वो बस कांग्रेस विरोध के नाम पर इकट्ठा हुए थे। नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बड़ा बदलाव भी नहीं ला सकी और फिर टूट गई। हाँ, जनता पार्टी अंदरूनी झगड़ों की वजह से विभाजित हो गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार 28 महीने से भी कम समय में अपना बहुमत खो बैठी। उसके बाद चरण सिंह के नेतृत्व में एक और सरकार बनी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन देने का वादा किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाद में अपना समर्थन वापस ले लिया और चरण सिंह की सरकार सिर्फ 4 महीने ही चल सकी। तो फिर से चुनाव? हाँ, जनवरी 1980 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। और इस बार नतीजा? इस बार जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, खासकर उत्तर भारत में, जहां उसने 1977 में इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लगभग 1971 जैसे ही बड़ी जीत दोहराई। उसने 353 सीटें जीती और सत्ता में जबरदस्त वापसी की। इसका क्या सबक था? सबक साफ था। मतदाता अस्थिर और आपस में लड़ने वाले, झगड़ने वाली मानी जाने वाली सरकारों को कड़ी सजा देते हैं। इस पूरे दौर की, मतलब आपातकाल और उसके बाद की राजनीति की विरासत क्या रही? भारतीय राजनीति पर इसके स्थायी निशान क्या हैं? कई गहरे निशान हैं। एक तो, जैसा हमने पहले बात की, कांग्रेस पार्टी का चरित्र बदला। 1969 के बाद से ही वो अपना छतरी पार्टी वाला चरित्र खोने लगी थी, जो हर तरह की विचारधारा के नेताओं को साथ लेकर चलती थी। अब कांग्रेस ने खुद को एक खास विचारधारा से जोड़ा, समाजवादी और गरीब समर्थक होने का दावा किया। और उसकी सफलता नेता पर निर्भर हो गई? हाँ, कांग्रेस की राजनीतिक सफलता अब तीव्र सामाजिक और वैचारिक विभाजन और एक नेता, यानी इंदिरा गांधी, की अपील पर लोगों को आकर्षित करने पर ज्यादा निर्भर हो गई। कांग्रेस की प्रकृति में इस बदलाव के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद पर ज्यादा निर्भर हो गए। गैर कांग्रेसवाद? हाँ, मतलब कांग्रेस को हराने के लिए बाकी सभी विपक्षी दलों का एक साथ आना। उन्होंने ये भी महसूस किया कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोटों को बंटने से रोकना जरूरी है, और इसी रणनीति ने 1977 के चुनाव में एक प्रमुख भूमिका निभाई। और दूसरा बड़ा बदलाव था पिछड़ी जातियों की राजनीति का उभार। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन 1977 से पिछड़ी जातियों के कल्याण का मुद्दा राजनीति पर हावी होने लगा। 1977 के चुनाव परिणाम में, जैसा हमने कहा, उत्तर भारत की पिछड़ी जातियों के वोट शिफ्ट का भी हाथ था। और राज्यों में भी इसका असर दिखा। हाँ, लोकसभा चुनावों के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। फिर से उत्तरी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जिनमें पिछड़ी जातियों के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण का मुद्दा बहुत विवादास्पद हो गया, और इसके बाद ही केंद्र में जनता पार्टी सरकार द्वारा मंडल आयोग नियुक्त किया गया, जिसने बाद में राजनीति बदल दी। बिल्कुल। तो आपातकाल के बाद के चुनावों ने एक तरह से पार्टी प्रणाली में इस बड़े बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। ये जो पूरा संकट था, इसे हम संवैधानिक संकट ज्यादा माने या राजनीतिक संकट? स्रोत इसे दोनों मानता है, और शायद ये दोनों ही था। संवैधानिक संकट तो था ही, क्योंकि इसकी शुरुआत संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर एक संवैधानिक लड़ाई से हुई थी। मौलिक अधिकारों, संसद की संशोधन शक्ति,
इन सब पर सवाल थे। लेकिन राजनीतिक संकट कैसे? राजनीतिक संकट शायद ज्यादा गंभीर था, क्योंकि सत्ता में जो पार्टी थी उसके पास संसद में पूर्ण बहुमत था, और फिर भी उसके नेतृत्व ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही निलंबित करने का फैसला किया। भारत के संविधान के निर्माताओं ने यह भरोसा किया था कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हों या विपक्ष में, वो मूल रूप से लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन करेंगे। हाँ, ये तो बुनियादी अपेक्षा है। और उन्होंने ये भी सोचा था कि आपातकाल के दौरान भी जब सरकार असाधारण शक्तियों का उपयोग करेगी तो उसका उपयोग कानून के शासन के दायरे में ही होगा। इसी भरोसे के कारण संविधान में आपातकाल के समय सरकार को इतनी व्यापक और खुली शक्तियां दी गई थीं। लेकिन आपातकाल के दौरान इन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। ये राजनीतिक संकट शायद संवैधानिक संकट से भी ज्यादा गहरा था। और एक और मुद्दा जो इस दौरान उभरा, वो था संसदीय लोकतंत्र में जन विरोध की भूमिका और उसकी सीमाएं। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है। इस अवधि के दौरान हमने देखा कि एक तरफ संस्था आधारित लोकतंत्र था, मतलब संसद, अदालतें, चुनाव आयोग वगैरह, और दूसरी तरफ सड़कों पर होने वाला स्वतःस्फूर्त लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन था, जैसे गुजरात और बिहार आंदोलन। इन दोनों के बीच एक स्पष्ट तनाव दिखाई दिया। ये तनाव क्यों था? शायद इसका एक कारण ये था कि जो स्थापित राजनीतिक दल थे, जो संस्थाएं थी, वो लोगों की आकांक्षाओं को, उनके गुस्से को सही ढंग से शामिल नहीं कर पा रही थी या उसको आवाज नहीं दे पा रही थी। इसीलिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। तो संक्षेप में कहें तो आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही कठिन, एक कड़ी परीक्षा थी। इसने हमारी व्यवस्था की कमजोरियों को बुरी तरह उजागर किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदरूनी ताकत को भी दिखाया कि वो वापसी कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसने हमारे सामने एक बुनियादी सवाल छोड़ा है, जो शायद आज भी और हर लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। वो सवाल ये है कि संस्थाओं के जरिए चलने वाले शासन और लोगों की सीधी, कभी कभी अनियंत्रित सी लगने वाली लोकप्रिय भागीदारी के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत हों, इतनी समावेशी हों कि ना तो कभी दोबारा ऐसी निरंकुशता की नौबत आए और ना ही लोगों को ये लगे कि व्यवस्था बदलने के लिए सड़कों पर उतरना ही एकमात्र रास्ता बचा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचते रहने की जरूरत है।